हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे और इस नई मास्टर क्लास में जिसमें हम मास्टर करने वाले हैं एसिंक्रोनस या एसिंक जावास्क्रिप्ट को। एसिंक्रोनस को हम एसिंक भी बोल देते हैं। अभी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बिगनर हैं, आपने वेरिएबल्स, फंक्शंस और थोड़ा बहुत डेटा टाइप्स पढ़ लिया है, इफ़ एल्स को थोड़ा सा देख लिया है। और अब जब आप रियल लाइफ में कोडिंग करने जाते हैं तो ये चीज़ें तो आपको चाहिए ही, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, या हम कुछ यूँ कह सकते हैं कि सिर्फ इसी का इस्तेमाल ज़्यादा होने वाला है। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस तो इसके लिए एक आप ये कह सकते हैं हेल्पर फंक्शंस, हेल्पर की तरह होता है। इस ट्यूटोरियल में मेरा मेन एम ये है कि मैं आपको एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, बिना किसी टेक जार्गन के यूज़ किए, मतलब बिना किसी भारी भरकम शब्द को यूज़ करके आपको इस ट्यूटोरियल में मैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एकदम मास्टर करा दूं फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। हम ये समझे कि एसिंक और सिंक मतलब सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके अपने क्या क्या मायने हैं और इनके क्या क्या यूजेज हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसिंक ही यूज़ होती है, सिंक भी काफ़ी यूज़ होती है, लेकिन एसिंक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बिना रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और जावास्क्रिप्ट में तो वैसे भी एसिंक्रोनस कोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, काफ़ी क्वर्की सी लैंग्वेज है। इस ट्यूटोरियल को हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज से कि सिंक और एसिंक, सिंक में यूज़ कर रहा हूँ सिंक्रोनस के लिए और एसिंक में यूज़ कर रहा हूँ एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों के बीच में जनरली डिफरेंस क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे जिसको थ्रू हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि हमारे पास कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं। कॉल बैक फंक्शंस क्या होता है? एसिंक्रोनस कोड लिखने का एक तरीका होता है जिसको कि आप यूज़ करके एसिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं। वो हम देखेंगे फ्यूचर में, बट मैं आपको बस एक आउटलाइन दे रहा हूँ। आफ्टर लर्निंग अबाउट दी कॉल बैक्स हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोमिसेस क्या होते हैं। प्रोमिसेस भी हम पूरा डिटेल में देखेंगे, बट ये भी एक तरीका है एसिंक जावास्क्रिप्ट कोड को अचीव करने का। एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे एसिंक अवेट सिंटैक्स क्या होता है, जो कि मोस्टली यूज्ड एंड वाइडली यूज्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट वहाँ पे जंप कर जाएंगे। एसिंक अवेट को यूज़ करने के लिए आपको कॉल बैक एंड प्रोमिसेस की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एसिंक जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी कॉल बैक्स एंड प्रोमिसेस पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है, उसके कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम बिल्कुल भी कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं समझेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि हार्ड वे में नहीं समझेंगे। ऐसा नहीं है मैं आपको डेफिनेशन बता के सिर्फ छोड़ दूंगा, नहीं। हम हर एक शब्द की डिटेल में जाएंगे, हर एक शब्द को समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, हम इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप वे में हम इसको पढ़ेंगे। तो इस ट्यूटोरियल के दौरान मैं आपको बिल्कुल बेसिक से गाइड करने वाला हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, हैंड्स ऑन एक्सरसाइज, ताकि आप सिंक और एसिंक प्रोग्रामिंग में कंफर्टेबल हो सकें और ट्यूटोरियल इंटरव्यू में अच्छे से आंसर कर सकें। जी हाँ, हम इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। सो बेसिकली ये एक मास्टर क्लास है जो कि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन देती है अपनी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को मास्टर करने के लिए। और जिन लोगों को थोड़ा सा, जो विजुअल लर्नर्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी स्लाइड्स, थोड़ा सा वाइट बोर्ड सेशंस भी हैं जो कि इसको एक फ्रेंडली ट्यूटोरियल बनाते हैं। ये कोई एक ऐसी क्लास नहीं है जहाँ पर कि हम बहुत ऊपरी बात कर रहे हैं। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक फेलो कोडर आपको कोई कॉन्सेप्ट को जो कि उसने सीख लिया है थोड़ा बहुत, उसको बहुत ही ईजी वे में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। सो सिर्फ सिंटैक्स की बात नहीं है, रियल लाइफ में हम चीज़ों को रिलेट करेंगे, रियल लाइफ में सीखने का हम पूरा कोशिश करेंगे। बाकी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सो तैयार हो जाइए अपना फेवरेट कोडिंग बेवरेज, चाय, कॉफ़ी, शरबत लेके, और पढ़ते हैं इसको साथ में और सीखते हैं जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस क्या होता है। और सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सिंक और एसिंक के डिफरेंस से, कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंस होता क्या है यार। सो हम कोडिंग पार्ट में कूदें, हम कोडिंग करना सीखें कि एसिंक्रोनस कोड को लिखते कैसे हैं। उससे पहले थोड़ा सा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। अगर हमको डिफरेंस ही नहीं पता होगा तो हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और उन चीज़ों को समझेंगे कैसे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट या सिंक्रोनस कोड वर्सेस एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है, और इसको थोड़ा रियल लाइफ से हम रिलेट करके देखेंगे। चलिए सिंक्रोनस समझने की कोशिश करते हैं। इस सेक्शन में हम सिर्फ ये समझने वाले हैं कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का मतलब क्या है। कोई जार्गन नहीं, सीधा स्ट्रेट अप गाइड है टू बूस्ट योर प्रोग्रामिंग गेम। ओके, सिंक्रोनस को आप कुछ ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए आप एक कैफ़े पर जाते हैं और वहाँ पर आपको कुछ ऑर्डर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया। आप
उस रिसेप्शनिस्ट या फिर कैफ़े ओनर के पास गए कि भाई मेरे को एक बर्गर चाहिए। उसने कहा ठीक है, आपने ऑर्डर किया। नाउ जैसे ही आपने ऑर्डर किया बर्गर, उसके बाद इन जनरल हम क्या करते हैं, बर्गर ऑर्डर करके हम अपनी सीट पर वापस आ जाते हैं, हम कहीं बैठ जाते हैं, अपना कुछ काम करते हैं, और वो अपना बर्गर प्रिपेयर करता है, साइड बाय साइड वो ऑर्डर भी लेता रहता है। बट आप मान लीजिए कि क्या होगा अगर दुनिया सिंक्रोनसली चल रही होती, तो क्या करता, आपका ऑर्डर लेता, उसको पहले प्रिपेयर करता, आपको सर्व करता, एंड देन वो दूसरा ऑर्डर लेता। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना यार। मतलब आपका ऑर्डर उसने लिया, उसको प्रिपेयर किया, उसको टाइम लगा 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, उसने आपको सर्व कर दिया, देन उसने नेक्स्ट उसका ऑर्डर लिया और उसको प्रिपेयर करना शुरू करा। ये थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप, हो सकता है आपसे पहले कोई ऑर्डर देने पहुंच गया हो, जब तक उसका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो जाता टिल सर्विंग पार्ट आप अपना ऑर्डर दे ही नहीं सकते। आप कहेंगे इसमें सही तो इसमें गलत क्या है? गलत है। ऐसा भी हम कर सकते हैं सिस्टम को थोड़ा अच्छा करने के लिए कि उसने आपका ऑर्डर लिया, शेफ़ ने आपका ऑर्डर लिया, वो उसको प्रिपेयर करा, लेकिन साइड बाय साइड उसके पास और भी ऑर्डर्स लोग कर सकते हैं, एंड एटलीस्ट उनके ऑर्डर्स हो चुके हैं। और अगर साइड बाय साइड कुछ चीज़ प्रिपेयर करनी है, फॉर एग्जांपल फ्रेंच फ्राइज प्रिपेयर करने हैं, और आपने ऑर्डर दिया बर्गर का, वो क्या कर सकता है, फ्रेंच फ्राइज को तलने के लिए, डीप फ्राई होने के लिए रख सकता है, और आपका बर्गर प्रिपेयर कर सकता है। मतलब क्या है कि मल्टीटास्किंग हो सकती है। सो आपका तो ऑर्डर प्रिपेयर हो ही रहा है, लेकिन साइड बाय साइड किसी और पर्सन का भी ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है। अब किसी को शेक भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ में कि कोई शेक का ऑर्डर देना है, आपका बर्गर प्रिपेयर हो रहा है, मान लीजिए वो ओवन में बन रहा है आराम से, फ्रेंच फ्राइज डीप फ्राई हो रहे हैं, जब तक वो शेक के लिए मिल्क रेडी कर लेगा, या फिर वो शेक को मिक्सी में डाल के या ग्राइंडर में डाल के उसके लिए और प्रिपरेशन कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपका ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है, दूसरे पर्सन का भी प्रिपेयर हो रहा है, एंड सारे काम चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ऑर्डर पर आगे बात रुक चुकी है। सो सिंक्रोनस में तो क्या होता है कि सिर्फ आपने ऑर्डर दिया, आपका ऑर्डर जब तक प्रिपेयर नहीं होगा तब तक अगले ऑर्डर में कुछ हो नहीं सकता। बैठे रहो जी आराम से, पूरी लाइन वेट करेगी, और इट्स लाइक कि यार सब कुछ फ्रीज हो गया, सिर्फ आपके ऑर्डर का काम चल रहा है। लेकिन एसिंक्रोनस वर्ल्ड में क्या होता है कि आपका काम तो चल ही रहा है, जब तक आपकी कॉफ़ी ऑर्डर हो रही है, साइड बाय साइड और भी काम हो रहे हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं मल्टीटास्किंग हो रही है। तो यही डिफरेंस होता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में। सिंक्रोनस में आप लाइन बाय लाइन काम करते हैं, एक काम पूरा होने के बाद ही दूसरा काम करते हैं। इन कंपैरिजन टू एसिंक्रोनस वर्ल्ड, आप एक काम को करते रहते हैं, लेकिन साइड बाय साइड आप और भी काम कर सकते हैं, जो कि आप करना भी चाहते हैं, राइट। आप नहीं चाहते कि सिर्फ एक ही काम करते रहें, अगर पॉसिबल है तो आप दूसरा काम भी कर लेते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बीच में डिफरेंस। अब इसको थोड़ा जावास्क्रिप्ट से रिलेट करते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट प्रॉपरली स्टार्ट करी है बेसिक से, तो आपने एक लाइन पढ़ी होगी जावास्क्रिप्ट के बारे में, दैट जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस लैंग्वेज, विच मीन्स कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, ओके, लेकिन सिंक्रोनस है। मतलब ये एक के बाद एक काम करती है, पहले एक काम कंप्लीट करेगी। फॉर एग्जांपल आपने कोई कोड लिखा है लाइन नंबर 3 में, और दूसरा आपने नेक्स्ट कोड लिखा है लाइन नंबर 4 में, लाइन नंबर 5 में, तो कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा, पहले लाइन नंबर 3 का एग्जीक्यूट होगा, देन लाइन नंबर 4 का एग्जीक्यूट होगा, देन लाइन नंबर 5 का, सो ऑन। मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी, इतना समझ में आता है। जावास्क्रिप्ट ये कोर में सिंक्रोनस है, वो ऐसा ही कर सकती है। तो इसमें एसिंक्रोनस की बात कहाँ से आई? मतलब एसिंक्रोनस के जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है? आई वुड से नो, एसिंक्रोनस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हम इसमें एसिंक्रोनस चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने लाइन नंबर 3 में कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, लाइन नंबर 4 में कुछ कोड लिखा हुआ है, और मान लीजिए लाइन नंबर 5 में या किसी भी लाइन में कोई ऐसा कोड है जो कि टाइम ले रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि आपने एक ऐसा कोड लिखा है जो कि कहीं से डेटा लेकर आ रहा है किसी सर्वर से, तो उसे लाने में कुछ मिली सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स लग रही हैं, और नेक्स्ट लाइन में कुछ आपका कोड है, जैसे कंसोल लॉग का कोड है या कोई कैलकुलेशन का कोड है। तो आप क्या चाहेंगे कि यार हमारा कोड चलता रहे, एग्जीक्यूट होता रहे, उस लाइन पर आकर हमारा प्रोग्राम रुक ना जाए, कि यार जब तक वो डेटा लेके नहीं आ पा रहा आपकी वेबसाइट रुक ही गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप वेबसाइट लोड कर रहे हैं तो वेबसाइट आपकी फुल्ली लोडेड होनी चाहिए। आपका एटलीस्ट यूआई तो दिखना चाहिए कि हाँ मेरी वेबसाइट फुल्ली लोडेड है। अगर कुछ बैकग्राउंड, अगर कुछ डेटा फेच करना है या फिर कुछ ऐसा काम करना है जो कि टाइम ले रहा है, उसको आप चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड में होता रहे, लेकिन मेरे और काम ना रुकें। मतलब लाइन नंबर 3 में अगर कोड मैंने कोई लिखा है जो कि टाइम ले रहा है, तो मेरे नेक्स्ट लाइन के कोड ना लिखें, वो भी मेरे चलते रहें। अच्छा, लाइन नंबर 3 का कोड अगर बैकग्राउंड में रन कर रहा है और नेक्स्ट लाइन के आपके कोड चल रहे हैं, अब मान लीजिए लाइन नंबर 8 में फिर ऐसा कोड आ गया जो कि टाइम ले रहा है, अगेन वो बैकग्राउंड में चलता रहे, लेकिन लाइन नंबर 9, लाइन 10, लाइन 11 कोड रन करने चाहिए। इट मीन्स कि आपका प्रोग्राम कंटिन्यूसली वर्क करना चाहिए, किसी भी लाइन पे आकर वो स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इस वजह से कि एक लाइन टाइम ले रही है टास्क को परफॉर्म करने के लिए, मैं अगली लाइन्स को एग्जीक्यूट करना बंद कर दूँ, ये गलत है। और ये होना काफ़ी ही डेंजरस है, जिससे आपकी वेबसाइट लोड होना रुक सकती है, आपके वेब एप्स, आपके प्रोग्राम काम करना बंद कर देंगे जब तक कि हर एक लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो इसलिए हमको एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की काफ़ी नीड होती है, या फिर एसिंक्रोनस एसिंक कोड की काफ़ी नीड होती है।
अब आप कहेंगे ना जावास्क्रिप्ट अपने कोर में मतलब बेसिकली उसका जो ट्रू नेचर है वो तो सिंक्रोनस है, उसको हम एसिंक्रोनस कैसे करते हैं? तो देखो जावास्क्रिप्ट को आप रन किसके अंडर करते हो, किसके इनसाइड करते हो? एक एनवायरनमेंट में रन करते हो, या तो वो ब्राउज़र हो सकता है, और उस ब्राउज़र में भी आप कैसे रन कर पा रहे हो? एक Node.js हमने इंस्टॉल किया था ना स्टार्टिंग में, जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने के लिए आपने Node.js इंस्टॉल किया। अगर नहीं भी किया है तो आप ये समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट की जो एनवायरनमेंट है जैसे कि वेब ब्राउज़र या Node.js, वो कुछ ऐसी API प्रोवाइड कराती हैं डेवलपर्स को, आपको, जिससे कि आप एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप एक सर्वर पे कॉल कर सकते हैं कि यार मुझे एक डेटा दे दो, मूवी का डेटा चाहिए मेरे को। आपने कुछ कोड लिखा हुआ है, उसके नेक्स्ट टाइम में कुछ भी कोड हो सकता है, जब तक वो डेटा आ रहा है आपके पास तक उस सर्वर से। सर्वर क्या होता है? जहाँ पर आपका डेटा स्टोर है, काफ़ी सारा डेटा स्टोर है, डेटाबेस समझ लो अभी के लिए, है ना। वहाँ से जब तक डेटा आ रहा है, बेसिकली डेटाबेस नहीं होता बट अभी के लिए समझ लो कि वहाँ पे बहुत सारा डेटा है, और उसका काम ये है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है, मान लो मैंने कहा कि मुझे सारी मूवीज़ ला करके दे दो, तो सर्वर क्या करेगा, उन मूवीज़ को भेजेगा आपके लिए। लेकिन जब तक कुछ मिली सेकेंड से सेकेंड्स लगेंगे डेटा लेकर आने में, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती रहे जिससे मेरा प्रोग्राम ब्रेक ना हो। तो इन्हीं सभी चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए जो आपकी रनिंग एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए, ब्राउज़र या फिर Node.js, वो ऐसी APIs देती हैं जिससे कि आप इसको रन कर पाते हैं। उसमें आप एक कॉलबैक फंक्शन यूज़ कर सकते हो जिसको आप हैंडल कर सकते हैं, जो कि हम देखेंगे। लेकिन अभी इस सेक्शन में हम क्या समझा कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में फ़र्क क्या है। हमने ये देखा कि जावास्क्रिप्ट तो हमारी एट कोर, एट ट्रू नेचर वो सिंक्रोनस है, लेकिन जो कि कोड को एग्जीक्यूट करती है सिंगल थ्रेड में, मतलब लाइन बाय लाइन करती है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन और वन लाइन एट अ टाइम करती है, लेकिन हम उसके कुछ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग एसिंक्रोनस ऑपरेशन हम कर पाते हैं अफेक्टिवली। मतलब हम इसको एक ऐसी पावर दे पाते हैं जिससे कि वो एसिंक ऑपरेशंस भी कर सकती है। जावास्क्रिप्ट के पास ये पावर नहीं है, लेकिन हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिसमें कि वो कर सकता है, चाहे वो ब्राउज़र हो या Node.js हो। वो सब हम सीखेंगे कैसे करते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी हम डिफरेंस देख रहे हैं सिर्फ। सो इन समरी, सिंक्रोनस कोड का मतलब होता है लाइन बाय लाइन एक काम कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा काम होगा। अगर एक काम 10 मिनट ले रहा है तो दूसरा काम जब तक रुका रहेगा। लेकिन एसिंक्रोनस में क्या होता है, अगर एक काम 10 मिनट ले रहा है, एक कोड, पीस ऑफ कोड या लाइन ऑफ कोड 10 मिनट्स ले रही है, वो बैकग्राउंड में रन होती रहेगी, वो एग्जीक्यूट अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखेगी और नेक्स्ट लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये काफ़ी अच्छी सिचुएशन होती है एसिंक्रोनस वाली, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको नीड होती ही है, आप बिना इसके नहीं चल सकते। ठीक है, सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल लर्न अबाउट द मैकेनिज्म और मेथड्स ऑफ डूइंग एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, जिसमें कि हम समझेंगे सबसे पहले कॉलबैक्स इन जावास्क्रिप्ट, कॉलबैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। सो टिल नेक्स्ट सेक्शन, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग। तो अभी तक हमने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंस समझ लिया है, सिंक एसिंक में क्या डिफरेंस होता है, यूज केसेस अभी हम देख लेंगे, लेकिन हमने इसका एक बेसिक सा डिफरेंस समझ लिया था। अब इस सेक्शन में हम क्या समझने वाले हैं, इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं कॉलबैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। कॉलबैक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। कॉलबैक्स बेसिकली, कॉलबैक एक तरीका है एसिंक कोड लिखने का, लेकिन कैसे लिखते हैं वो बात की बात है। सबसे पहले हम समझेंगे कॉलबैक होता क्या है। इसका हम पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि कॉलबैक है क्या, उसको यूज़ कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, देन देखेंगे कि एसिंक में कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे यार, जनरली जैसे करते हैं, डेफिनेशन देखेंगे पहले, फिर उसको हम थोड़ा सा अपने तरीके से बिगनर फ्रेंडली वे में एकदम आराम से समझ लेंगे। और हाँ, इस सेक्शन में हम थोड़ी सी कोडिंग करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कॉलबैक क्या होता है। सो बाय डेफिनेशन इन जावास्क्रिप्ट, callback function is a function that is passed as an argument to another function and is executed after the completion of a particular task. Okay. Callback function are the fundamental concept in asynchronous programming and are widely used in JavaScript to handle events, perform operations after blah blah blah. ठीक है, अभी तक फर्स्ट लाइन पे ध्यान देते हैं कि इन जावास्क्रिप्ट जो हमारे कॉलबैक फंक्शन है वो एक फंक्शन है जो कि दूसरे फंक्शन में हम पास करते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट, और उसको हम यूज़ करते हैं या वो एग्जीक्यूट होता है आफ्टर अ सर्टेन टास्क। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फंक्शंस है क्या, और क्या हम फंक्शंस में फंक्शंस को आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। हाँ यार, दे तो सकते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट में ना क्या बोलते हैं कि फंक्शंस आर दी हार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ऐसा क्यों बोला जाता है, उसके पीछे काफ़ी बड़ी वजह है, और वजह कुछ इस तरीके से है कि इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर, जब हम फंक्शन लिख रहे हैं वो पैरामीटर लेते हैं, लेकिन अभी हम आर्ग्यूमेंट का बात कर लेते हैं। जब भी हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, वो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, जो भी वो अपने पैरामीटर से एक्सपेक्ट कर रहा होगा। चलो एक बार इसको हम थोड़ा कोडिंग में करने की कोशिश करते हैं और हम बहुत ही
ट्रेडिशनल वे में जाएंगे, index.html फाइल बना लेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, ये सब हम करेंगे, डोंट वरी। और दूसरा होगा हमारा इंडेक्स डॉट, या फिर हम इसको लिख लेते हैं script.js। मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल फंक्शन सैम्पल। इस तरीके से मैं कुछ फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। इस फंक्शन में मैं यहाँ पे जो भी डिफाइन करूँगा ये हमारा होगा पैरामीटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नम की क्या वैल्यू होगी, इट शुड बी दी नंबर। और यहाँ पे मैं रिटर्न क्या करना चाह रहा हूँ, रिटर्न नम इनटू 2। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा जिसमें कि मैं पैरामीटर मैंने उसमें दिया कि एक नम आर्ग्यूमेंट आएगा। जब हम फंक्शन को लिख रहे होते हैं या डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें जो हम इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर। लेकिन जब हम एग्जीक्यूट करते हैं फंक्शन को, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, मैं कुछ इस तरीके से कॉल करूँगा जो कि मुझे कंसोल में शो हो जाए, थोड़ा सा console.log सैम्पल। और इसको मैं क्या करूँगा, सैम्पल में मुझे क्या देना है, एक नंबर देना है, ठीक है, एनी, है ना, एक नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 दे दिया, मेरे पास अब क्या आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट शुड बी नम इंटू 2 मतलब 4। सो इसको ट्राई करते हैं रन करने का, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं रन करने का। बस 1 सेकंड दीजिए मुझे, मैं इसमें कुछ एक चीज़ कर लूँ जिससे कि हमें ब्राउज़र की नीड नहीं होगी। वेट, ओके 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 ओके, डन डन डन, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा रन करता हूँ, ठीक है, npm टैब। आप इसको ब्राउज़र में रन कर सकते हैं, मैं इसको टर्मिनल में रन कर रहा हूँ, ठीक है। npm script.js अब रन करते हैं, हमारा कंसोल में देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, सो इट इज सेइंग दैट ओके guys, to be honest, I am doing a very silly mistake here. Let's leave it. Please don't judge me. यहाँ पे मैं एक HTML का टेम्पलेट ले लेता हूँ, ठीक है, उसको हम ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं और अच्छे से देखते हैं कि होता क्या है। डोंट वरी अबाउट द आउटपुट, वी विल सी इट वेरी क्लियरली इन आवर ब्राउज़र इटसेल्फ। तो मैं 1 सेकंड दीजिए, मैं बस ब्राउज़र ओपन कर लूँ प्रॉपरली और इसको अपनी विंडो में लेकर आता हूँ, फिर कुछ बात बनेगी, है ना। ओके, सो मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया अपनी साइड में अपनी विंडो में, और इधर मेरा VS कोड ओपन है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पर लिंक कर देता हूँ, मतलब जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर देता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार ये सब आपको आता है, ठीक है, आप बहुत बिगिनर नहीं है, ये सिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो फिर आपको बेसिक तो आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कंसोल खोलते हैं, Ctrl+Shift+I से इन आर ब्राउज़र। कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, सो कंसोल में एज एक्सपेक्टेड हमारे पास 4 आ रहा है। सो ये तो हमारे पास हो गया फंक्शन डिफाइन करना। देखो हम इस ट्यूटोरियल में बिल्कुल बेसिक से चल लेते हैं। फंक्शंस हमने समझ लिया क्या होता है, और फंक्शंस में हम पैरामीटर आर्गुमेंट क्या होता है ये भी समझ लिया, ऑलरेडी वीडियो है, डिटेल में देख सकते हो। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन क्या है, दिल है जावास्क्रिप्ट का, मतलब हम इस पर एक फंक्शन भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फंक्शन पास कर सकता हूँ जिसको मैं फंक बोल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ क्या, फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन पासिंग फंक्शन, ठीक है, एक पासिंग फंक्शन करके मैंने डिफाइन कर दिया है। और इसमें कहता हूँ रिटर्न, कंसोल करेगा ये क्या, console.log, और मुझे रिटर्न की यूज़ करने की जरूरत नहीं है। विद console.log आई एम दी पासिंग फंक्शन, ऐसा हम कुछ बोल रहे हैं देसी भाषा में। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सैम्पल को रन कर देते हैं। अब सैम्पल यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है जिसको हमने फंक्शन बोला है। यहाँ पर हमने टाइप डिफाइन करा नहीं है, ये स्ट्रिंग है क्या है, ये सब तो टाइप स्क्रिप्ट में करते हैं, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। हमने यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर दिया है कि भाई फंक्शन करके कुछ पैरामीटर आने वाला है, हमें आर्ग्यूमेंट देना है। आर्ग्यूमेंट में मैं स्ट्रिंग दे सकता था, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको नंबर दे के दिखाया। अब जरा इस फंक्शन को लेके देखते हैं कि क्या ये इसको एक्सेप्ट करेगा, देख लेते हैं। मैंने पासिंग फंक्शन दिया है, अब मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए आई एम पासिंग फंक्शन, लेट्स सी। और मैं चाहूँ तो ये कंसोल लॉग भी हटा सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी आई डोंट नीड दिस, क्योंकि ये फंक्शन खुद कुछ कंसोल लॉग कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसको रन करके देखते हैं। Ctrl+ से रन, रेफरेंस एरर क्या कह रहा है, नम इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो सॉरी, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। यहाँ पे होगा क्या, रिटर्न अ फंक्शन, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होना चाहिए, आई नो। ओके, सो बेसिकली ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये इस फंक्शन को रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि ये एक फंक्शन होने वाला है, इस चीज़ को आप रिटर्न करिए। मैं कुछ इस तरीके से अगर करूँगा, इट विल नॉट वर्क हेयर। ओके, सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंस हेयर। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा मुझे लग रहा है, बट देखो, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा, इस लाइन को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। और मैंने इसको बोला कि एक फंक आने वाला है, ठीक है, फंक से हमने एक डिफाइन कर दिया func। अब जब हम कॉल बैक यूज़ कर रहे होते हैं, जब हमको चाहिए कॉल बैक का मतलब क्या है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अभी हम डेफिनेशन में देखा था ना कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है।
तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि हम एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे। हमने प्री डिसाइड कर लिया है कि हम इस फंक्शन में, सैम्पल फंक्शन में हम एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे जिसमें कि हम एक फंक्शन पास करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट। ठीक है सर, अगर हमें ये पता है कि हम इस फंक्शन में एक कॉल बैक फंक्शन पास करने वाले हैं तो उसका पैटर्न क्या होता है? आप उस फंक्शन में रिटर्न क्या कराते हैं? आप उस फंक्शन में सिंपल रिटर्न कराते हैं इस पैरामीटर को, मतलब इस फंक्शन को। विच मीन्स कि जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था कि एक फंक्शन आएगा और हम इस फंक्शन को यहाँ पे क्या करा देंगे? रिटर्न करा देंगे। तो चलो रिटर्न करा के देखते हैं। मैंने यहाँ पर रिटर्न कराया रिटर्न फंक। मैं यहाँ पे यहाँ पे मैंने जो भी नाम दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया कॉल बैक। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया कॉल बैक, और यहाँ पे मैं इसको क्या रिटर्न कराऊंगा? कॉल बैक। और यहाँ पे मैं इसको कॉल भी करूँगा साथ के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करेगा? ये फंक्शन क्या कराएगा? जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, इस फंक्शन का कोई वजूद नहीं है, मतलब पासिंग फंक्शन का। और जब ये फंक्शन हम इसको कॉल करेंगे, सैम्पल फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, उसी के बाद क्या होगा? जैसे ही हम सैम्पल फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, इसके अंदर हमने एज आर्ग्यूमेंट पास करा है ये पासिंग फंक्शन, ये पासिंग फंक्शन के पास जाएगा, देखिएगा कि अच्छा पासिंग फंक्शन क्या कर रहा है? कंसोल डॉट लॉग करा रहा है। और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? सैम्पल फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? रिटर्न कर रहा है कॉल बैक फंक्शन को। बेसिकली इस फंक्शन से हम चाह रहे हैं कि कॉल बैक को कॉल करे। फंक्शन में हम कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न मांगते हैं ना, तो इसमें हम फंक्शन रिटर्न मांग रहे हैं। मतलब हम चाह रहे हैं कि ये जो हमने पैरामीटर दिया इसी को रिटर्न करे, इसके साथ कुछ करे। सो इसको कॉल बैक की तरह डिफाइन करने के लिए हमने सिर्फ यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करे हैं। जैसे हमने कहा था कि भाई रिटर्न नम इंटू 2, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, या नम प्लस 2, है ना, हम ऐसा बोल देते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पैरामीटर का यूज़ कर रहे होते हैं ना, और उस पर कुछ हम कर रहे होते हैं। ऐसे ही हम पैरामीटर पे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें कि हमने पैरेंथेसिस डिफाइन करा है। मतलब हमने यहाँ पे फंक्शन इन्वोक कर दिया कि इसे एज अ फंक्शन रिटर्न करेगा, और हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया सिंपल। तो थोड़ा सा अगर हम सिंप्लाई करें, हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया, तो इसका मतलब हुआ क्या कॉल बैक का? इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। चलो थोड़ी डिफरेंट अप्रोच लेते हैं, फिर हम वापस से कोड वाले पार्ट बनाएंगे। कॉल बैक फंक्शन है समथिंग लाइक कि आपने अपने पार्टनर या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को बोला कि मैं आपको कॉल करूंगा वंस आई गेट फ्री, विच मीन्स कि आप कॉल करेंगे नहीं करेंगे वो डिपेंड है आपके फ्री होने पे, कि जब आप फ्री हो जाएंगे उसके बाद आप इसको कॉल करेंगे। कुछ इसी तरीके से कॉल बैक भी काम करता है। ये तो बहुत बेसिक इम्प्लीमेंटेशन थी, ये तो मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बताया कि एक फंक्शन जो कि दूसरे फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, मतलब यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, ये तो काफ़ी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन कॉल बैक जब कॉल होता है, जब हम कुछ एक मतलब हमारे कोड के फ्लो को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और ये डिपेंड करता है प्रीवियस किसी टास्क के पूरे होने पर। ठीक है, उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, फटाफट से देखेंगे, बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट मेरे साथ बने रहिए। मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ। सब इतना हम बेसिक समझ चुके हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ जो कि हम सिमुलेट कर रहे हैं, मतलब हम ऐसा दिखावा करना चाह रहे हैं कि हम कोई डेटा फैच कर रहे हैं कहीं से, किसी सर्वर से। तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, फंक्शन फैच डेटा। ठीक है, इस तरीके से मैं कैमल केस यूज़ करके फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। पैरेंथेसिस एंड दिस इज द माई कर्ली ब्रेसेस। ये सिंपल फंक्शन डिफाइनेशन कुछ नहीं है। हमें पता है कि इस फंक्शन को कॉल बैक लगेगा, क्योंकि हम कोड लिख रहे हैं, हम फ्लो ऑफ कोड को कंट्रोल करें तो हमें पता होगा कि हम कोड में लॉजिक कैसे लिखने वाले हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले कंसोल होना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, कि हम कुछ डेटा फैच कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे सिमुलेट कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बस ऐसे दिखा दे रहे हैं कि हाँ हम डेटा फैच कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जो डेटा हमारे पास आया है उस डेटा को हम बोल देते हैं, वो एक एरे होता है इन जनरल, बट यहाँ पे बोल देते हैं सम फैच्ड डेटा। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास, हमने सबसे पहले क्या कहा कि हम डेटा फैच कर रहे हैं, सिमुलेट कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंसोल लॉग हो जाएगा कि हम कुछ डेटा फैच कर रहे हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि भाई डेटा हमारे पास इसमें हमने स्टोर कर लिया अपने वेरिएबल में, डेटा वेरिएबल में, एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल में। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि ठीक है, जैसे हमने स्टोर करा, कंसोल डॉट लॉग कर दो डेटा को, सॉरी डेटा फैच्ड, कि डेटा फैच्ड हो चुका है। ठीक है, सिमुलेशन चल रहा है, नथिंग एल्स, सिर्फ दिखावा चल रहा है डेटा फैच करने का, मतलब हम किसी सर्वर से डेटा लेकर के आ रहे हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने कॉल बैक पैटर्न पे वापस आते हैं कि हम इस फंक्शन से चाहते हैं क्या। हम चाहते हैं कि कॉल बैक पैटर्न, हम इसको बोल देते हैं ज़्यादातर कॉल बैक पैटर्न, जिसमें कि हम कॉल, जो हमारा पैरामीटर है ऐसा फंक्शन कॉल कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि हम इस कॉल बैक को कॉल करें, मतलब हम चाहते हैं कि हम इस कॉल बैक को कॉल करें, और साथ ही साथ, चलो पहले इतना ही देखते हैं, कॉल बैक को हम कॉल करें, और इस कॉल बैक से हम क्या चाहते हैं वो हम बाद में देखेंगे। हम चाहेंगे कि एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि कॉल बैक का काम करेगा। ये तो एक पैरामीटर है ना, कि इसमें हम जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो बेसिकली रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। ये तो कुछ इस तरीके से हमें, लेकिन इस फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए हमें कुछ चाहिए भी, तो थोड़ा जूम कर दिया मैंने आपके लिए। तो हम इसमें कहते हैं ओके फंक्शन कॉल बैक फंक्शन,
और इसको हम पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस, और इसको हम क्या कहते हैं कि ओके रिटर्न, व्हाट विल यू रिटर्न, यू विल रिटर्न समथिंग लाइक ओके। हमें क्या कम कर सकते हैं ना कि इस डेटा को हम इस फंक्शन को एज अ पैरामीटर दे देते हैं कि तुम्हारे पास डेटा का एक्सेस है, कुछ भी डेटा आया है तुम्हारे पास है। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है तुम कंसोल लॉग करा दो, कंसोल डॉट लॉग जो भी मेरे पास डेटा आया है, सो डेटा, या मैं बोल सकता हूँ कि हैंडलिंग द डेटा, ये डेटा को हैंडल कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है डेटा, क्योंकि इसके पास डेटा का एक्सेस है, इसके पास डेटा का एक्सेस है तो ये डेटा यहाँ से ले सकता है। ये मैंने दो फंक्शन डिफाइन करे अभी तक। एक फंक्शन डिफाइन करा है जो कि मेन फंक्शन है, जिसमें कि हम एक फैचिंग को सिमुलेट कर रहे हैं कि ठीक है हम डेटा फैच कर रहे हैं, उसमें कंसोल लॉग लिया, देन ऐसे हमने बोल दिया कि कुछ डेटा फैच हुआ, हमने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, देन हमने बोल दिया कि ठीक है डेटा फैच्ड, यहाँ तक सब सही था। उसके बाद हम कॉलबैक पैटर्न पे गए कि हमें कॉलबैक चाहिए जो कि इस डेटा के साथ कुछ करेगा, कॉलबैक हमें चाहिए जो कि इस डेटा के साथ कुछ करेगा, जो कि कॉलबैक फंक्शन क्या कर रहा है उसके आगे स्ट्रिंग जोड़ दे रहा है कि हैंडलिंग द डेटा। अब इसको जरा कॉल करके देख लेते हैं। कॉल किसको करेंगे हम, फैच डेटा को कॉल करेंगे, ठीक है। और फैच डेटा में हमें क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए एक फंक्शन का, कॉल बैक, और फंक्शन का हमने आर्ग्यूमेंट दे दिया। अब देखते हैं कि होता क्या हमारे कंसोल में, लेट्स सी। ओके सो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये सबसे पहले आया फैचिंग डेटा, परफेक्ट, लाइन बाय लाइन चल रहा है कोड अभी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आया सम डेटा फेस्ट, ओके हमने यहाँ पे डेटा डिक्लेयर करा था कॉन्स्टेंट में, हमने कहा कि ओके डेटा फेस्ट हो चुका है आफ्टर डूइंग दिस थिंग, डन। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने इस कॉल बैक कॉल करा। अब ये कॉल बैक जो है हमारा क्या कर रहा है, इस कॉल बैक ये डेटा के साथ कुछ कर रहा है, हैंडलिंग द डेटा, हैंडलिंग द डेटा, ओके हैंडलिंग डेटा। तो इस टाइप से हुआ, मतलब कोड तो लाइन बाय लाइन रन हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे हैंडलिंग डेटा कर दिया। बेसिकली हमने किया क्या, हमने कॉल बैक फंक्शन इसमें पास किया कि ये फंक्शन इस डेटा के साथ कुछ ना कुछ करेगा, और उस डेटा से हम कुछ भी आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे डेटा होता हम उससे कुछ भी कर सकते थे, वो बात अलग है, वो बात बाद की है। लेकिन अभी हमने क्या करा, हमने डेटा फैच किया और कॉल बैक की मदद से हमने उसको एसिंक्रोनस थोड़ा सा हमने बनाया। एक एग्जाम्पल था छोटा सा जो कि हमने कोशिश करी करने की, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, बहुत बेसिक एग्जाम्पल था, लेकिन बेसिक से ही हम थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। एक और फंक्शन देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, या फिर नहीं अभी नहीं देखते, उसको थोड़ा बाद में देखेंगे। बट अभी आपको एक आइडिया लग गया कि कॉल बैक होते क्या हैं। इन समरी कॉल बैक फंक्शंस आर फंक्शन पास्ड एज आर्ग्यूमेंट टू द अनदर फंक्शन, जो कि इस वाले हमने अभी एग्जाम्पल लिया है, इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास क्या था, हमारे पास ये एक फंक्शन था फैच डेटा, ठीक है। हमारे पास एक ये फंक्शन था फैच डेटा जिसमें कि हमें कॉल बैक चाहिए था, और उस कॉल बैक को हम कैसे चाहते हैं कि हाँ ये हमारे पास फंक्शन आएगा, हम बेसिकली उसको उस फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं। बेसिकली हम उस पर कुछ ऐसा डेटा पास कर सकते हैं, कुछ पेलोड दे सकते हैं, पैरेंथेसिस की तरह, एक बार बेसिक आपको आना चाहिए। एंड देन हम उस कॉल बैक फंक्शन को लिखते हैं, ठीक है, और उस फंक्शन को हम एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को, देन हम उस फंक्शन को पास करते हैं, और यहाँ पे हमें उसे कॉल बैक करना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कॉल बैक पैटर्न भी इसको बोल दिया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉल बैक्स, एंड इन दिस सेक्शन वी हैव लर्नड अबाउट द कॉल बैक। बेसिकली एक दो लाइन और जोड़ देता हूँ, फिर इसको एंड करते हैं इस वाले पार्ट को। Call back function are the function that is passed as the argument to the another function. First point. Second point, they provide a way to control the flow of code, especially in asynchronous scenarios. मतलब आपको ये क्या करता है, हिंदी क्या हो इसकी, एक वे प्रोवाइड कराता है कि आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं अपने कोड के फ्लो को। ज़्यादातर आप इसको यूज़ करते हैं एसिंक ऑपरेशंस में, जो कि हम देखेंगे आगे। अभी देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन हम कॉल बैक का काफ़ी यूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि होने वाला है प्रोमिसेस के बारे में। Callback empowers you to customize the behavior of function without modifying the code, which means कि आप कोड को मॉडिफाई नहीं कर रहे, आप सिर्फ कुछ फंक्शंस को कस्टमाइज कर रहे हैं और इसको यूज़ कर रहे हैं। हाँ हम इसको और तरीके से कर सकते थे, लेकिन हमें कोड को कस्टमाइज करना ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, रैपो में प्रोवाइड करा देंगे हम, ठीक है। ज़्यादा फैंसी नोट्स नहीं बनाते यार अपन, हम ऐसे ही चलते हैं, बस इसी को हम थोड़ा फैंसी कर देंगे इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज फंडामेंटल इन जावास्क्रिप्ट, पर्टिकुलर इन हैंडलिंग इवेंट्स, एसिंक्रोनस टास्क एंड मोर। ये फंडामेंटल है, सिखा दिया आपको, इसका यूज़ हम आगे करेंगे, डोंट वरी। सो कॉल बैक तो हमने पढ़ लिया प्रीवियस सेक्शन में। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे प्रोमिसेस की हम इस ट्यूटोरियल में हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम इसकी नीड समझेंगे। कॉल बैक की शॉर्टकमिंग्स हमने देखी थी, कॉल बैक हेल होता है जब हमारी एप्लीकेशन बड़ी होने लगती है तो काफ़ी सारे कॉल बैक्स हमको यूज़ करने पड़ते हैं एसिंक ऑपरेशंस के लिए, और जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड हो जाता है, रीडेबल नहीं रहता और मेंटेनेबल भी नहीं रहता, मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। सो इस सेक्शन में हम देखेंगे प्रोमिसेस होते क्या हैं,
इनकी नीड क्या होती है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, और इसका हम प्रॉपर बेसिक्स से लेकर के एडवांस, मतलब जितना हमको जानना ज़रूरी है, जितना हम यूज़ करने वाले हैं अपने डेली लाइफ टास्क में, उतना प्रोमिसेस को इस सेक्शन में पढ़ लेंगे। तो प्रोमिसेस का सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि प्रोमिसेस का मतलब है क्या। अच्छा, दूसरी चीज़, प्रोमिसेस वैसे भी इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आपको ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग में बताया था कि कॉल बैक्स हुआ या प्रोमिसेस हुआ या एसिंक अवेट सिंटैक्स हुआ, आपको ये सारे एसिंक ऑपरेशंस करने में ही हेल्पफुल होते हैं। डिफरेंट मैकेनिज्म है करने के लिए एसिंक, बट अगेन ऐसा नहीं है कि आप सीधा एसिंक अवेट सीख सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर लर्निंग एसिंक अवेट आपको कॉल बैक पता होने चाहिए और प्रोमिसेस तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होने ही चाहिए। और प्रोमिसेस में हम बहुत ज़्यादा कॉल बैक यूज़ करते हैं। इसके सिंटैक्स में तो हम कॉल बैक फंक्शन भर भर के यूज़ करने वाले हैं। तो कॉल बैक फंक्शन तो आपको समझ में आने ही चाहिए। उस पर लगाओ अच्छे से टाइम, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर में आपको समझ में आता है। सो विदाउट प्रोमिसेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एसिंक अवेट, एंड इन दिस सेक्शन हम उसी को मास्टर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, कॉल बैक हेल्प से बचेंगे और प्रोमिसेस सीखेंगे, और अगले सेक्शन में हम देखेंगे एसिंक अवेट, जो कि अगेन एक क्लीन कोड लिखने का दूसरा तरीका है, जो कि हम इसमें भी देखने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे प्रोमिसेस का, उसके बाद हम कोडिंग पे जंप करेंगे। इन जनरल प्रोमिसेस होता क्या है, अगर हम थोड़ी बात करें इन जनरल लाइफ, तो प्रॉमिस का मतलब होता क्या है दोस्तों। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। मान लो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इस ट्यूटोरियल को मैं आपके लिए बहुत सिंपलेस्ट वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा प्रोमिसेस क्या होते हैं, प्रोमिसेस की एप्लीकेशन। बेसिकली मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि इस मास्टर क्लास में हम एसिंक जेएस को मास्टर करेंगे बिगिनिंग से लेकर एंड तक, और काफ़ी ईजियर एंड बिगिनर फ्रेंडली वे में। तो ये मेरा प्रॉमिस है। अभी मेरा प्रॉमिस पेंडिंग है, राइट। मैंने भी आपसे प्रॉमिस किया है क्योंकि मैंने एक तो सीरीज़ कंप्लीट नहीं करी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। दूसरा, मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व कब होगा, मतलब मेरा प्रॉमिस पूरा कब होगा। मैं रिजॉल्व काफ़ी बार यूज़ करूँगा। रिजॉल्व बेसिकली आपका प्रॉमिस अगर आपने पूरा करा है, रिजॉल्व होगा जब मैं आपको सीरीज़ कंप्लीट दे दूंगा प्रॉपर बिगिनर फ्रेंडली वे में। और अगर मैं सीरीज़ को बीच में छोड़ देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, विच मीन्स कि मेरा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। तो रिजॉल्व और रिजेक्ट याद रखना। और अभी के लिए पेंडिंग प्रॉमिस है जी, अभी चल रहा है काम, हम ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कितना होता है। सो 3 स्टेट होती है प्रॉमिसेस की, पेंडिंग, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। एक और उससे समझ लेते हैं चलो एग्जांपल से कि प्रॉमिस का मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग में भी देख लेते हैं। मान लो आपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे बर्थडे पे तेरे को ये गिफ्ट करूंगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अभी आपने प्रॉमिस किया तो वो पेंडिंग स्टेट में है, जब तक मान लो उसका बर्थडे नहीं आ रहा है या अपना काम करना शुरू नहीं कर रहे, खत्म नहीं कर रहे। जैसे ही आप उस प्रॉमिस पे काम करना शुरू करेंगे, या तो आप मान लीजिए आपने कहा कि मैं गिफ्ट करूंगा, या तो आप गिफ्ट कर देंगे। अगर आपने गिफ्ट करा तो प्रॉमिस पूरा हुआ, विच मीन्स कि प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ। और अगर आप प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए तो क्या हुआ, आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। पूरा नहीं हो पाना हम रेफर करेंगे रिजेक्ट से, और पूरा हो गया है अगर हम उसको रेफर करेंगे रिजॉल्व से। और जब तक प्रॉमिस पेंडिंग है तो वो तो है पेंडिंग, तो काफ़ी समझ आता है कि रिजॉल्व रिजेक्ट से पहले वाली स्टेट हमारी पेंडिंग है। तो यहाँ पे 3 स्टेट होती है, पेंडिंग, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। इसको डेफिनेशन से समझ लेते हैं थोड़ा। एक प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द इवेंचुअल बट विल अकर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, विच मीन्स एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, इसलिए प्रॉमिस भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। प्रॉमिस का मतलब क्या है कि एक टास्क है, मान लो अपने फैच एपीआई आप यूज़ कर रहे हैं, फैच एपीआई यूज़ करना नहीं आता, डोंट वरी, हम आगे ट्यूटोरियल में भी देखेंगे इसी सीरीज़ में। और हम अभी प्रॉमिस को बिना फैच के हम समझेंगे, फैच हम सिंटैक्स यूज़ करने नहीं वाले फैच एपीआई का। सो डोंट वरी, बिगिनर फ्रेंडली है एकदम, टेंशन नहीं लो। सिंपल से मैं समझाता हूँ कि मान लो आपने किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मेरे को कोई डेटा दे दो, और आपने इसको कोड लिखा है इस चीज़ के लिए। अब आपका कोड आपसे प्रॉमिस क्या कर रहा है कि भाई मैं आपके लिए वो डेटा लेकर आऊँगा सर्वर से। या तो कोड लेकर आ पाएगा या फिर उसको कुछ एरर फेस करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम फेस करी तो एरर आ जाएगा, विच मीन्स या तो प्रॉमिस आपका रिजॉल्व होगा या फिर प्रॉमिस आपका रिजेक्ट होगा। सो इसी स्टेट को हम धीरे धीरे भी समझेंगे कैसे कोड में लिखते हैं, क्या करते हैं। तो अभी के लिए तो हमने प्रॉमिस का मतलब समझा, प्रॉमिस होता क्या है। और अगर हम इसको थोड़ा कोड की भाषा में समझें तो प्रॉमिस बेसिकली इन सिंपलर टर्म्स, अगर मैं आपको बताऊँ द सिंपलेस्ट टर्म बेसिकली, तो प्रॉमिस का मतलब यही होता है कि इट्स अ कमिटमेंट दैट योर कोड मेक्स saying that I will do this, and once it is done you can either have the result or I will let you know if something went wrong। मतलब कि मैं आपको बता दूंगा, आपका कोड आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं, आप जो मुझे टास्क दे रहे हो या तो मैं उसको पूरा करके आऊँगा, या फिर मैं उसको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये एरर आया है। ठीक है, इस तरीके से हम प्रॉमिसेस के साथ डील करते हैं। अब इनफ थ्योरी हो चुकी है, अब थोड़ा कोड एग्जाम्पल देखते हैं, कोडिंग में हम प्रॉमिसेस देखते हैं क्योंकि उससे हमारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। तो चलो कोड में जंप करते हैं, वीएस कोड खोलते हैं अपना। तो यहाँ पे मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया अपना लेफ्ट में, और राइट में मेरा ब्राउज़र ओपन है।
इस VS कोड में मैंने बेसिकली 2 फाइल्स ली हैं, विच इज़ index.html एंड script.js। इसी में हम पूरा कोड लिखेंगे और समझेंगे प्रोमिसेस को। सो अपनी script.js से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोमिसेस बनाना सीख लेते हैं कि प्रोमिसेस बनाते कैसे हैं। जैसे हमने फंक्शन सीखा था कि फंक्शन कैसे लिखते हैं, वेरिएबल कैसे लिखते हैं, ऐसे हम प्रोमिसेस सीख जाएंगे। सो सबसे पहले भी स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग अ प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस क्रिएट कैसे करते हैं। मान लो मैं एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं आप स्टोर करने के लिए डेटा, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ फंक्शन, और मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ बेसिकली, या चलो मैं पहले वेरिएबल से आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम फंक्शन से करेंगे। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ कॉन्स्ट माई प्रॉमिस, ये प्रॉमिस का नाम हो गया, इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये तो मेरा वेरिएबल था, इसमें तो कुछ बताने वाली बात है नहीं, ये तो बहुत बिगिनर फ्रेंडली चीज़ है यार, आपको आनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक न्यू कीवर्ड यूज़ करा और यहाँ पर मैं ये प्रॉमिस लिखा। ये प्रॉमिस क्या है, ये प्रॉमिस एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर भी नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उप्स का पार्ट है बट देख लेंगे। ठीक है, बेसिकली एक तरीके से कॉल बैक बोल सकते हैं आप इसको, जिसमें कि एक फंक्शन आएगा एज अ पैरामीटर और उसके 2 पैरामीटर होंगे। अभी हम इसको देखते हैं। ओके, प्रॉमिस आपने करा ब्रैकेट, ये आपका प्रॉमिस यहाँ पे भी थोड़ा सा क्रिएट हो चुका है, बट ये आधा भी प्रॉमिस क्रिएट हुआ, अभी इसका काम रह रहा है। अभी तक हमने सिर्फ न्यू कीवर्ड एंड प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर यूज़ किया। इसके अंदर क्या होता है, एक फंक्शन जाता है एज अ पैरामीटर। फंक्शन एरो फंक्शन, ट्रेडिशनल फंक्शन, कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने फंक्शन बना दी। ठीक है जी, और इस फंक्शन में हम बेसिकली 2 पैरामीटर में पास करने होते हैं, जो कि मैंने आपको भी स्टेट बताई ना कि प्रॉमिस की 2 स्टेट हो सकती हैं। बेसिकली 3 होती है, एक पेंडिंग होती है कि आपने प्रॉमिस अभी करा है या आपके कोड ने आपसे करा है, और अभी वो वर्किंग में है। ठीक है, अभी उसका कुछ रिजॉल्व या रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो एक होगा रिजॉल्व, मतलब आपका प्रॉमिस पूरा हुआ, या रिजेक्ट, किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया। अगर पूरा हुआ, इफ़, मैं यहाँ पे एक लाइन कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ आपका, इफ योर ऑपरेशन इज सक्सेसफुल देन यू विल डू दी रिजॉल्व। ठीक है, और रिजॉल्व के अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हैं। मान लो मेरे को डेटा फैच करना था, डेटा, यहाँ पे आपके पास जो भी रिजल्ट आया आप इसको पास कर सकते हैं, अगर आपका प्रॉमिस पूरा हुआ तो। ठीक है जी, एल्स अगर प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ तो आप क्या यूज़ करते हैं, रिजेक्ट। आपने अपनी गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको गिफ्ट करूँगा, या आपने बॉयफ्रेंड से करा था, आप नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो यहाँ पर आप वो एरर दिखा देंगे क्यों नहीं कर पाए, पैसे नहीं थे ब्रो, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से हम अपना प्रॉमिस डिफाइन करते हैं। प्रॉमिस डिफाइन करना काफ़ी ईजी है, कुछ अलग नहीं है इसमें, सिंपल है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, या इसको आप फंक्शन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप एक न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं, देन आप प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर में एक फंक्शन जाता है। ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन है जिसमें कि 2 पैरामीटर्स जाते हैं, विच वन इज़ रिजॉल्व, ठीक है, रिजॉल्व, एंड वन इज़ रिजेक्ट। ठीक है, अगर टास्क पूरा हुआ, अगर प्रॉमिस पूरा हुआ तो रिजॉल्व कॉल होता है, अगर किसी कारणवश नहीं हो पाया तो रिजेक्ट में आप अपना डेटा, रिजेक्ट में आप एरर बता देते हैं और इसमें आप डेटा पास करते हैं अगर पूरा हुआ तो। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाते हैं और थोड़ा और इसको क्लियर एग्जांपल बनाते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे फिर कि प्रॉमिस को कंज्यूम कैसे करते हैं। कंज्यूम का मतलब क्या हुआ सर, मतलब यूज़ कैसे करते हैं, सिंपल बात है। तो मैं इसको आपको थोड़ा अलग तरीके से सिखाता हूँ। मैं यहाँ पे बोलूँगा कॉन्स्ट, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा सा एग्जांपल ले रहे हैं। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, इसको फंक्शन बना देते हैं हम, ट्रेडिशनल फंक्शन, एरो फंक्शन, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा हूँ फंक्शन क्रिएटिंग प्रॉमिस, या इसको बोल देते हैं हम एक एप्लीकेशन में एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं जिस फंक्शन से हम जोक्स को फैच कर सकते हैं, चुटकुलों को किसी सर्वर से। यहाँ पर हम फैच नहीं करेंगे, यहाँ पर हम हार्ड कोडेड डेटा लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सिमुलेट करेंगे एसिंक ऑपरेशन। सिमुलेट मतलब दिखावा करेंगे कि हम कुछ एसिंक्रोनस ऑपरेशन कर रहे हैं और उसमें कुछ टाइम लग रहा है। उसके बाद देखते हैं रिजॉल्व रिजेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, करके दिखाता हूँ। फाइंड जोक एंड दिस थिंग, ये हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले एक प्रॉमिस, ये फंक्शन करेगा क्या, मुझे रिटर्न करेगा एक न्यू कीवर्ड के साथ। प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर एक न्यू प्रॉमिस मुझे रिटर्न करेगा। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन करते क्या है, वैल्यू रिटर्न ही तो करते हैं यार, तो इसमें तो कन्फ्यूज़ होना नहीं है अपने को। और ये फंक्शन क्या लेता है, 2 पैरामीटर लेगा, फर्स्ट इज रिजॉल्व अगर हमारा प्रॉमिस पूरा हुआ, एंड सेकंड वन इज रिजेक्ट। ओके, नाउ इतना हमने लिख लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि हम कुछ डेटा फैच करें। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दिखावे के लिए डेटा फैचिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट करूँगा, मतलब सिमुलेशन कर रहे हैं हम, सिमुलेशन ऑफ एसिंक्रोनस टास्क।
जो कि हम आगे देखेंगे फैच एपीआई के साथ कैसे वर्क करते हैं, बट प्रोसेस सेम रहता है, ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इसको क्रिएट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सेट टाइम आउट यूज़ कर सकता हूँ, सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट में एक फंक्शन हम दे देंगे। फंक्शन ये कितना टाइम लेगा पूरा होने में, मान लीजिए 2 सेकंड लेगा पूरे होने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 2000 मिली सेकेंड। और इस फंक्शन के अंदर हम सब कुछ करेंगे धीरे धीरे से, बढ़िया से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना कॉन्स्ट वेरिएबल रख देता हूँ, कॉन्स्ट जोक। बेसिकली ये डेटा है, क्योंकि हम इसको दिखावा कर रहे हैं तो डेटा मान सकते हैं जो कि सर्वर से आ रहा है। बट यहाँ पे भी हम सिर्फ सिंगल जोक ले ले रहे हैं, हो सकता है 10 जोक हों, 4 जोक हों, 2 जोक हों, कितने भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। ये जोक है मेरे पास और इसको मैं प्रॉपर स्ट्रिंग में बाइंड अप कर देता हूँ। नाउ ये मेरे पास डेटा है। अब यहाँ पर आता है प्रॉमिस, हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे रिजॉल्व और रिजेक्ट यूज़ करते हैं। अगर मैंने जो डेटा फैच करा है, यहाँ पे तो मैं दिखावा कर रहा हूँ, बट अगर मैंने डेटा फैच करा है तो इफ़ डेटा एग्जिस्ट विच मीन्स इफ जोक, मैं जोक बोल सकता हूँ, मैं डेटा बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। अभी के लिए मैं जोक बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इसे जोक रेफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजॉल्व, और रिजॉल्व में हम क्या करें, इस डेटा को ट्रांसफर कर दो, हम इस डेटा को यूज़ करेंगे। तो ऐसा हमने इसको डेटा को एज इट इज़ इसको दे दिया रिजॉल्व को। एल्स अगर रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्ट में हम कुछ भी कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कुड नॉट फाइंड अ जोक, ठीक है। ये हमारे पास रिजॉल्व हो गया कि अगर प्रॉमिस पूरा हुआ तो रिजॉल्व होगा, नहीं हुआ तो रिजेक्ट होगा। सर्वर से ला रहे तो नहीं मिला जोक, इसकी हम, ठीक है, ये हमने कह दिया। अब हमने यहाँ पे प्रॉमिस, ये तो हमने क्रिएट करा है, सिर्फ जैसे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं ऐसे हमने प्रॉमिस क्रिएट किया है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ करके देख लेते हैं। और यूज़ करने को हम बेसिकली बोलते हैं कंज्यूमिंग ए प्रॉमिस, ठीक है। कंज्यूम कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन से हम रिटर्न कर रहे हैं प्रॉमिस को, तो हम क्या कह सकते हैं, हम फंक्शन को कॉल करेंगे। इन्वोक करा फंक्शन हमने, जैसे हमने फंक्शन इन्वोक करा तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। कंसोल में हमारे पास अभी कुछ नहीं आएगा, बट हमने यहाँ पे जैसे फंक्शन कॉल करा तो हमें ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो हम जो फंक्शन को कंज्यूम करते हैं ना, कंज्यूमिंग में जैसे यहाँ पर रिजॉल्व रिजेक्ट हमने ध्यान से पढ़ा। यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब आपको फंक्शन कंज्यूम करना है तो उसके लिए आप डॉट देन या डॉट कैच यूज़ करते हैं। डॉट देन एंड डॉट कैच मेथड आपको यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है जी। कंज्यूम के टाइम पे डॉट देन एंड डॉट कैच कैसे चेंज करते हैं बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ मेथड्स एंड फंक्शंस में। मेथड और फंक्शन से काफ़ी आप हो सकते हैं कि सिमिलर से लगते हैं, आप इनको एक मानते हो, ऐसा नहीं है। फंक्शन जो हमने अभी यहाँ पे डिफाइन करा वो था फाइंड जोक नाम से, जो हमने फंक्शन डिफाइन करा है। मेथड क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के। मान लो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँ और उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर दूँ ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो मेथड होगा उस ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। वो मेथड होगा एंड वो फंक्शन है उस ऑब्जेक्ट का। ऐसे ही ये जो डॉट देन एंड डॉट कैच है, ये एक ऑब्जेक्ट, ये मेथड है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में या किसी ऑब्जेक्ट में। अभी के लिए प्रॉमिस ऑब्जेक्ट मान सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो इसके साथ हम काम कैसे करते हैं, सो इसके साथ हम काम करते हैं कुछ इस तरीके से कि जो हमारे पास रिजल्ट आया, अगर हमारे पास सक्सेसफुल रिजल्ट आया, उसके साथ हम यूज़ करते हैं डॉट देन। हमारे पास हमने सबसे पहले डेटा फैच कर लिया रिजॉल्व से। अच्छा, रिजॉल्व में अगर डेटा आ गया तो डेटा के बाद क्या चाहिए, देन अगर डेटा आया और डेटा नहीं आया तो भैया कैच। कैच करोगे क्यों नहीं आया, एरर बताओ क्यों नहीं आया। तो डेटा हमारे पास अगर आया तो डॉट देन, इसके अंदर हम जाएंगे कॉल बैक फंक्शन, ये भी लेता है। फंक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, मैं यहाँ पे एरो फंक्शन के साथ आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास डेटा आया था कुछ, हमारे पास डेटा आया था जोक के नाम से, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग जोक। अगर नहीं आया है मान लो तो डॉट कैच, अगेन ये भी कॉल बैक फंक्शन लेगा। तो देख लो ना कॉल बैक का कितना यूज़ है यहाँ पे, एरर, और यहाँ पे कंसोल कर देगा क्या, कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। अब ये आपको ब्राउजर में शो हो जाएगा वैसे तो 2 मिलीसेकंड में, जैसे कि यहाँ पे आ भी चुका है। अभी हम इसको दोबारा से करके देखेंगे, पर एक बार कोड के फ्लो को समझ लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप है प्रॉमिस क्रिएट करना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है प्रॉमिस क्रिएट करना। हमने यहाँ पे प्रॉमिस क्रिएट करा। प्रॉमिस एक फंक्शन एज लेता है, उसमें 2 पैरामीटर जाते हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। रिजॉल्व में डेटा स्टोर होता है जो हम फैच कर रहे हैं, रिजल्ट आता है इसके अंदर। और जो रिजेक्ट है, अगर डेटा किसी कारण से नहीं आ पाया तो रिजेक्ट में जाता है। रिजेक्ट में हम जो भी पास करते हैं वो एज अ एरर हमारे लिए काम करता है। ये हम यहाँ पे जो शो कर रहे हैं वो हमारे पास एरर है, ठीक है, ओके। नाउ जो रिजल्ट है उसके साथ अगर हमें कुछ काम करना है, रिजल्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, एरे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। तो इस रिजेक्ट जो आपके साथ आंसर, जो आपका रिजल्ट जो है रिजॉल्व अगर प्रॉमिस हुआ है तो उसके साथ काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं देन, और अगर नहीं हुआ तो हम यूज़ करते हैं कैच, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे करा भी है। अब हम यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन इसका हम देखते हैं ब्राउजर में। Ctrl+सेव, 2 मिलीसेकंड लेगा और यहाँ पे हमारे पास ये डेटा आ गया। क्योंकि रिजॉल्व हुआ है प्रॉमिस तो हमने
उस डेटा को प्रिंट कराए। मान लो मेरे पास ये 2 डेटा भी हो सकते थे। अगर मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल C करूँ और मैं इसको एक एरे बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एरे हो गया ये, डन। और यहाँ पे इस तरीके से कुछ आ सकता है और मैं इसको भी स्ट्रिंग बना देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। अब मेरे पास 2 एरे के दोनों चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ इसको कर सकते हैं। सो डेटा टाइप तो कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ऐसी। तो बेसिकली डेटा टाइप तो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एरे था, उसके अंदर 2 एलिमेंट थे, तो दोनों एलिमेंट हमारे पास एज अ स्ट्रिंग आ गए। तो जब भी हमें रिजॉल्व करना है, जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है, ज़्यादातर एरे में ही आता है जब हम फैच करते हैं, तो इस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं डेटा को। इस डेटा के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको स्क्रीन पे शो कर सकते हैं बाय यूजिंग DOM मैनिपुलेशन। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ यू क्रिएट एंड कंज्यूम प्रोमिसेस। सो ये था एक ओवरव्यू प्रोमिसेस का। इसमें भी कुछ तो फाइनली को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो हमने यहाँ पे रिजॉल्व और रिजेक्ट यूज़ किया था। रिजॉल्व में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। रिजेक्ट में अगर हमारा प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाया तो उस चीज़ को देख रहे हैं। रिजॉल्व के साथ हम काम करते हैं डॉट देन यूज़ करके, जैसे कि हम यहाँ पे कर भी रहे हैं, हम उस डेटा को कंसोल लॉग करा रहे हैं। और रिजेक्ट में हम कैच से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एरर आया रिजेक्ट में उसको हम शो करते हैं। मान लो हमें कुछ ऐसा टास्क करना है कि चाहे प्रॉमिस रिजेक्ट हो या रिजॉल्व हो, लेकिन हमें एक स्टेटमेंट ज़रूर रन करनी है, तो उस चीज़ को हम कर सकते हैं फाइनली के थ्रू। कैसे यूज़ करते हैं हम, इस तरीके से करते हैं डॉट फाइनली, ये भी कॉल बैक फंक्शन लेगा, ट्रेडिशनल एरो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मान लो डन, या मैं बोल सकता हूँ फाइनली, ठीक है। अब देखना क्या होगा, 2 सेकंड बाद पहले प्रॉमिस आपका काम करेगा, तो उसने डेटा फैच करा और फाइनली हो गया। यहाँ तो चलो प्रॉमिस हमारा क्या हुआ, सक्सीड हुआ, रिजॉल्व हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉमिस सक्सीड नहीं भी हो पाता और हमारे पास अगेन रिजेक्ट एरर आएगा, तब भी ये फाइनली हमारे पास रन करेगा। कुड नॉट फाइंड अ जोक, विच मीन्स कि रिजेक्ट वाली स्टेटमेंट चल रही है, कैच वाली चल रही है। बेसिकली हम यहाँ पे एरर कैच कर रहे हैं और हम शो कर रहे हैं, और यहाँ पे फाइनली रन कर रहा है। आपने देखा होगा काफ़ी बार क्या होता है, मान लो हम यहाँ पे एक स्क्रीन पे एक बटन दबा दें, एक बटन बना दें, और हम जोक जनरेटर बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक बटन पे क्लिक करने से एक जोक फैच हो जाएगा, ठीक है। या तो जोक फैच हो सकता है या फिर शायद फैच ना हो, वो ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं उसमें दोनों सिचुएशन बन सकती है। उसमें हमने एक लोडर दिखा रहे हैं हम, जो कि लोडिंग होती है ना स्क्रीन पे, हम लोडर शो कर रहे हैं। जब तक जोक फैच नहीं हो रहा वो लोडर शो होता रहे, जैसे जोक फैच हो वो लोडर गायब हो जाए। इन आइडल केस ऐसी होता है, लोडिंग जब तक होती है जब तक आपके पास डेटा फैच नहीं हो रहा। एज सुन एज डेटा फैच होता है आपका वो लोडिंग स्टेट चली जाती है। तो उस चीज़ को हम फाइनली से अचीव कर सकते हैं, या तो डॉट देन कर दो, मान लो अगर रिजॉल्व हो गया तो सीधा फाइनली चलेगा, अगर नहीं हुआ कैच भी हुआ तब भी वो फाइनली वाली चीज़ चलेगी। मान लो एरर आ गया तब भी वो लोडर हटना चाहिए। आपके पास कुछ ना कुछ तो आउटपुट आया है ना, तो इसका हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी देख लेंगे। प्रोमिसेस के साथ यूज़ करके हम जोक जनरेटर बनाएंगे, और एसिंक अवेट वाले के साथ भी हम छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें कि हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे इन रियल लाइफ, और उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। डॉम मैनिपुलेशन वगैरह भी हम उसमें पढ़ लेंगे, तो उसमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट फाइनली मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे यूज़ करते हैं। फाइनली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग रन करता है और करेगा। अब इसमें बस एक कॉन्सेप्ट बच जाता है जो कि थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो है प्रॉमिस डॉट ऑल। प्रॉमिस डॉट ऑल का मतलब क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, ये काफ़ी बार आप यूज़ करते हो वाइल फैचिंग डेटा। इसको मैं अभी सिर्फ थ्योरी में बताऊंगा, एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, देन हम इसको बड़ा करके हम एक बड़े प्रोजेक्ट में देखेंगे, जहाँ पर कि हम इस ट्यूटोरियल के एंड में हम मतलब ट्यूटोरियल हम कंप्लीट कर लेंगे जिसमें हम फैच एपीआई वगैरह पढ़ लेंगे। बट उसके भी बाद हम एक प्रोजेक्ट लाएंगे जिसमें कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स, एसिंक अवेट, कहीं प्रोमिसेस, कहीं कॉल बैक्स, कहीं फैच एपीआई, मतलब सारे पॉइंट्स को हम सारे ब्लॉक्स को यूज़ करके एक एप्लीकेशन बनाएंगे, और उसमें हम देखेंगे प्रॉमिस डॉट ऑल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम सिर्फ इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आप एक शेफ़ हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है, और आप डिशेस बना रहे हैं, 3 डिशेस या 4 डिशेस अपने आप बना रहे हैं साथ में, ठीक है। अब होगा क्या, आप चाहते हैं कि तीनों डिशेस एक साथ बने और एक साथ जिससे कि आप उसे सर्व कर सकें, ठीक है, हो सकता है। ऐसे ही हम कोडिंग में उसको थोड़ा रिलेट करते हैं। मान लो कि आप 3 प्रॉमिस आपने यहाँ पे क्रिएट करे, जैसे हमारे पास अभी तो एक ही प्रॉमिस है ये, ठीक है। मान लो मैं एक प्रॉमिस और क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कॉन्स्ट प्रॉमिस 1 इज इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस, ठीक है। मैंने ऐसे कुछ करके प्रॉमिस क्रिएट कर दिया, मेरे पास ये हो गया प्रॉमिस। कभी कभार इन एक्सटेंशंस की हेल्प नहीं भी लेनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने एरो फंक्शन का यूज़ करके एक प्रॉमिस क्रिएट कर दिया जिसमें कि मैं बोल दूँगा रिजॉल्व रिजेक्ट। ऐसे ही मैंने 2-3 प्रॉमिस यहाँ पे क्रिएट कर दिए। प्रॉमिस नाउ इट्स
करेक्ट स्टेटमेंट है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और यहाँ पे बोल दूँगा प्रॉमिस 2 और प्रॉमिस 3। और ये प्रॉमिस कुछ कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं इसके अंदर एक कोड दे देता हूँ, मान लो एक सेट टाइम आउट फंक्शन रन कर रहे हैं ये लोग, इस सेट टाइम आउट रिजॉल्व दिस, देन 15 मिली सेकेंड्स में हम चाहते हैं कि ये हो जाए कुछ ऐसे, एंड देन हम चाहते हैं कि आफ्टर 1000 मिली सेकेंड एक प्रॉमिस 3 रिजॉल्व हो जाए। कुछ नहीं करें, सेट टाइम आउट फंक्शन हमने इसके अंदर लिया जिसमें कि हम रिजॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे अभी रिजेक्ट वाली चीज़ है नहीं, ठीक है, रिजेक्ट को इग्नोर मारो, रिजेक्ट नहीं होता ज़्यादातर, ठीक है, रिजेक्ट हमें ज़रूरत भी नहीं है, कभी एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें देखेंगे। इन जनरल रिजेक्ट का आपको यूज़ केस नहीं है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ये प्रॉमिस हम क्या चाहते हैं कि तीनों प्रॉमिस एक ही टाइम पे रिजॉल्व हों, मतलब अगर प्रॉमिस 1 रिजॉल्व हो रहा है तभी दूसरा हो, और अगर दूसरा हो रहा है तो तीसरा हो। अगर तीनों में से कोई एक फेल हो जाता है तो फिर आप प्रॉमिस आपके वर्क करें ही ना, आप ऐसा कुछ चाह रहे हैं, ठीक है, तो करके देख लेते हैं। और यहाँ पे हम रिजेक्ट कर भी रहे हैं अभी के लिए, मैं इसको रिजॉल्व भी करता हूँ अभी के लिए, ठीक है, होगा क्या अब देखते हैं, ठीक है। हो गया यहाँ से हट चुका है। अब हम इसको मैं थोड़ी देर के लिए कंसोल डॉट लॉग वाले को मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। इसका सिंटैक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो हमने 3 प्रोमिसेस बनाए, यहाँ तक कुछ नहीं था। अब मैं प्रॉमिस डॉट ऑल यूज़ करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली यूजिंग प्रॉमिस डॉट ऑल कैसे यूज़ करते हैं मैं वो बता देता हूँ आपको फटाफट से, उसके बाद हम कुछ देखेंगे आगे। बेसिकली लास्ट टॉपिक है इस ट्यूटोरियल का। सो प्रॉमिस डॉट ऑल के लिए क्या है, कैपिटल पी प्रॉमिस डॉट ऑल, ये आपका सिंटेक्स हो गया। ये इनपुट लेता है एरे ऑफ द प्रोमिसेस, मतलब जितने भी आपने प्रॉमिस डिफाइन करे हैं ना, 3 प्रॉमिस है, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, इन सबका एरे लेगा। कैसे एरे कैसे लेगा, इनको एलिमेंट मानेगा, प्रॉमिस 1, प्रॉमिस 2, प्रॉमिस 3, प्रॉमिस 4, प्रॉमिस 5, जितने भी आपके पास प्रॉमिसेस हैं। अभी हमारे पास 3 प्रॉमिस हैं, 3 प्रॉमिस का एरे लेगा और आउटपुट में क्या देगा, एक न्यू प्रॉमिस देता है आउटपुट में, जो कि इन चीज़ों के ऊपर वर्क करता है वो प्रॉमिस। जैसे कैसे देगा, डॉट देन, हम यही तो कर रहे थे अभी ऊपर भी, डॉट देन रिजल्ट्स, मैं यहाँ पर रिजल्ट्स बोल देता हूँ, इज इक्वल टू दिस, एरो फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन यूज़ करा, कंसोल डॉट लॉग एंड ऑल प्रोमिसेस रिजॉल्व, ठीक है, सारे प्रॉमिस रिजॉल्व हो गए और यहाँ पे हम रिजल्ट शो कर देंगे, ठीक है। बेसिकली लोग हमने करा क्या, यहाँ पे हमने प्रॉमिस डॉट ऑल सिंटैक्स लिखा। ये सिंटैक्स इनपुट में क्या लेता है, इनपुट में लेता है ये एरे ऑफ द प्रोमिसेस, जिसके ऊपर जिनको आप चाहते हैं कि एक साथ वो बेसिकली रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो। अगर हो रहे हैं तो बेसिकली तीनों एक साथ काम करें तो तीनों एक साथ काम करेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी एक रिजेक्ट होता है तो कोई सा भी प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा। अगर तीनों रिजॉल्व हो रहे हैं तो ही इसके बाद हमारे पास एक नया प्रॉमिस का आउटपुट आएगा। और आउटपुट में क्या देता है, एक न्यू प्रॉमिस आउटपुट में देता है ये, जो कि आपके लिए आपको रिजल्ट देगा उस चीज़ का कि तीनों से हमको क्या रिजल्ट मिला, बेसिकली आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर डॉट देन विच मीन्स रिजॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अगर कैच करना है डॉट कैच तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। और एरर का अगेन कॉल बैक फंक्शन है ये, कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। और एरर में हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कुछ रिजेक्ट में भी डिफाइन करा नहीं था कि अगर रिजेक्ट हो तो क्या शो करना है, बट यहाँ पे प्रॉमिस 3 हम यहाँ पे भी सक्सेस बोल रहा हूँ मैं भी, इसको मैं आपको फेल करके भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एट लीस्ट 1 प्रॉमिस फेल्ड एंड दिस इज द एरर, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, ठीक है। कॉल करते हैं, अब देखते हैं तीनों प्रॉमिस रिजॉल्व हो गए तो ये रिजल्ट है हमारे पास, प्रॉमिस 1, प्रॉमिस 2, प्रॉमिस 3, हमारे पास तीनों प्रॉमिस आ रहे हैं क्योंकि डॉट देन रिजल्ट्स में क्या जा रहे हैं, तीनों प्रॉमिसेस की वैल्यूज आ रही है बेसिकली रिजॉल्व हो के जो भी है। तो प्रॉमिस 1 रिजॉल्व, प्रॉमिस 2 रिजॉल्व, प्रॉमिस 3 रिजॉल्व, विच मीन्स कि एक के बाद एक होगा। अगर मैं इसमें से एक भी रिजेक्ट कर देता हूँ, मान लो मैं प्रॉमिस 2 को ही रिजेक्ट कर दूँ, रिजेक्ट, और मैं इसको बोल दूँ प्रॉमिस 2 रिजेक्टेड, अब देखो क्या होगा। हमने रिफ्रेश करा, अब देखो एट लीस्ट 1 प्रोजेक्ट फेल्ड, और कौन सा फेल्ड हुआ, प्रोजेक्ट प्रॉमिस 2 रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो रहा है। सो विच मीन्स इट मीन्स कि हमने 3 प्रॉमिस बनाए, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। मान लो आप 5 एसिंक ऑपरेशंस कर रहे हैं एक साथ, और आप चाहते हैं कि 5 में से अगर एक भी एसिंक ऑपरेशन फेल हो, एक भी अगर रिजेक्ट हो, एक भी प्रॉमिस अगर रिजेक्ट हो, तो सारे प्रॉमिसेस रिजेक्ट होने चाहिए और हम उसका एरर देख लेंगे कौन सा रिजेक्ट हुआ। तो इस तरीके से हम अपने कोड के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। 3, 4, 5 जितने भी प्रॉमिसेस हैं उनको एक साथ हम रिजॉल्व कर सकते हैं। उसमें इनपुट हमारा जो जाता है प्रॉमिस डॉट ऑल में, इनपुट जाता है हमारे पास प्रॉमिसेस जो हमको एक साथ रिजॉल्व करने हैं। आउटपुट वो हमें एक न्यू प्रॉमिस दे देता है जिसमें कि हम डॉट देन और डॉट कैच यूज़ कर सकते हैं।
सो इस वीडियो में हमने सीखा प्रोमिसेस क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कॉल बैक से कैसे बेटर है। कॉल बैक से काफ़ी बेटर लगा होगा आपको ये सिंटैक्स, वहाँ पे कॉल बैक है हेल आ जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम कॉल बैक से करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो अगेन सिंटैक्टिक शुगर है, काम दोनों सेम ही करते हैं लगभग। प्रोमिसेस का थोड़ा एरिया वास्ट है, थोड़ा अच्छा दिखता है और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी यूज़फुल कॉन्सेप्ट है एसिंग का वेट के लिए भी। सो इस वीडियो में मैंने प्रोमिसेस सीखा, promises.all सीखा। सारे प्रोमिसेस, अगर आपको 3-4 प्रोमिसेस एक साथ रिजॉल्व करने हैं तो हम promises.all को यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम एरे को एज अ इनपुट देते हैं, एरे ऑफ प्रोमिसेस एज इनपुट, जो कि आप चाह रहे हैं एक साथ रिजॉल्व हो, तीनों का वेट करता है। अगर इनमें से कोई भी एक रिजेक्ट हुआ तो कोई भी प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। सो दिस वॉज द प्रॉमिस ट्यूटोरियल, प्रॉमिस सेक्शन। अगले सेक्शन में हम आगे की चीज़ें देखेंगे, एसिंग का वेट देखेंगे और मोर इम्पोर्टेंटली एक और आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो आ रही है इवेंट लूप पर, वो भी देखेंगे बहुत जल्द। थैंक यू।